Dear students, in this video lecture session, we discuss about rectangular tank with L by B ratio greater than or equal to 2. इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा और जो हम पिछले दो लेक्चर से हम जो डिस्कस कर रहे थे वहाँ हमने देखा कि कोई रेक्टेंगुलर टैंक है, अगर वहाँ L by B का रेशियो लेस देन 2 होता है तो उस केस में हम उसे किस तरह से डिज़ाइन करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि अगर टैंक के अंदर L by B का रेशियो जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 हो रहा है तो वहाँ उसका स्ट्रक्चरल बिहेवियर कैसा रहेगा और उसके लिए हम उसे किस तरह डिज़ाइन करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कोई ये हमारे पास एग्ज़ाम्पल ये टैंक है जहाँ पर where L is longer face, B is width of the tank and H is the height of the tank. यहाँ पर H क्या है? टैंक की हाइट होती है। ठीक है स्टूडेंट। सो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी लेंथ जो है वो कितनी है 5 मीटर और विड्थ जो है वो कितनी हो जाती है 2 मीटर। तो यहाँ पर देखें अगर हम L by B का रेशियो अगर देखें तो ये कितना आता है 5/2 विच इज़ इक्वल टू 2.5। इट्स ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बिहेवियर की हम बात करें तो यहाँ पर बिहेवियर जो अगर हम देखें इन दोनों वॉल का तो इसको हमने बोला जो एल है ये हो गई हमारी लॉन्ग वॉल यानी लॉन्ग वॉल ऑफ द टैंक और यहाँ पर इसे हमने बोला शॉर्ट वॉल ऑफ द टैंक। तो लॉन्ग वॉल में हम देखते हैं और शॉर्ट वॉल का बिहेवियर देखते हैं। तो यहाँ पर जो लॉन्ग वॉल होती है हमारी वो कैसे एक्ट करती है। सो लॉन्ग वॉल फर्स्ट जो हमारी ये लॉन्ग वॉल है यहाँ पर लॉन्ग वॉल ये क्या इसमें क्या होता है ये थ्रू आउट दी यानी जो हमारी हाइट है टोटल हाइट है ये कैसा एक्ट करती है लाइक कैंटिलीवर कैंटिलीवर की एक्ट कर रही है। इट मीन्स कि अगर हम इसके लिए कैंटिलीवर मोमेंट की बात करें तो फॉर एग्जांपल ये हमारा लॉन्ग वॉल का फेस है तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर वर्क कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो प्रेशर एक्ट कर रहा है इसे हम क्या बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्रू आउट दी हाइट कैसे एक्ट कर रहा है लाइक कैंटिलीवर। तो यहाँ पर इसके लिए कैंटिलीवर मोमेंट क्या हो जाएगा, तो इस केस में कैंटिलीवर मोमेंट जो हो जाता है वो हमारा क्या होता है गामा h³/6। ठीक है, अगर इसको हम देखें कि कैसे आता है सो इसका एरिया बेस पर हमें ये वैल्यू कितनी मिलेगी गामा h और h यहाँ पर हमारी क्या है टोटल हाइट है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हाफ गामा h। ठीक है, हाफ गामा h इंटू एच और यहाँ पर ये ट्राइंगल है तो ये कहाँ पर एक्ट कर रहा होगा बेस से h/3 पर तो इसे हम लिख सकते हैं इंटू h/3। तो इस तरह से यहाँ हमारा फॉर्मूला बनता है फाइनली मोमेंट का क्या हाफ 1/6 गामा h³। तो ये हो जाता है हमारा कैंटिलीवर मोमेंट किसके लिए लॉन्ग वॉल के लिए। सिमिलरली यहाँ पर लॉन्ग वॉल के कैसे एक्ट कर रही होगी, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये पूरे कैसे एक्ट कर रही है एज अ कैंटिलीवर एक्ट कर रही है और दूसरी चीज़ क्या होती है यहाँ पर कि डायरेक्ट टेंशन पे एक्ट करता है। सो लॉन्ग वॉल ऑल्सो सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंशन टी। डायरेक्ट टेंशन टी यानी मीन्स कि हमारा जो हुप टेंशन, तो हुप टेंशन की वैल्यू क्या हो जाती है टी इज इक्वल्स टू गामा h-h इंटू b/2। तो देखिए ये हम हाइट को डिडक्ट कर रहे हैं
इट मीन्स कि जो हुप टेंशन होता है ये कहाँ पर एक्ट कर रहा है, अपर पोर्शन ऑफ द वॉल, मीन्स कि जो ऊपर वाला पोर्शन है उस पर हुप टेंशन एक्ट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट। अब अगर हम शॉर्ट वॉल के रिस्पेक्ट में बात करें कि शॉर्ट वॉल का बिहेवियर कैसा होता है, शॉर्ट वॉल, सो यहाँ पर शॉर्ट वॉल जो होती है उसमें दोनों बिहेवियर होते हैं। फर्स्ट वन के एक्ट लाइक कैंटिलीवर, एक्ट लाइक कैंटिलीवर up to height h, it means कि h by 4 और 1 मीटर, इतनी हाइट तक तो ये क्या हो रहा है, कैसे एक्ट कर रही है, लाइक कैंटिलीवर एक्ट कर रही है। और जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिमेनिंग जो हमारी हाइट है, रिमेनिंग वो कैसे एक्ट करेगी, रिमेनिंग एक्ट कैसे कर रही है, लाइक कंटिन्यूअस स्लैब, कंटिन्यूअस स्लैब। सो कंटिन्यूअस स्लैब के केस में हमारा क्या होता है, अगर हम फर्स्ट बात करें किसके लिए, तो जो नीचे वाला पोर्शन है कैंटिलीवर के लिए, पहले इसके लिए हम बात करते हो तो यहाँ पर कैंटिलीवर मोमेंट क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर, ठीक है, मोमेंट, इस केस में क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर मोमेंट हाफ गामा h इंटू एच बाय 3, ये हो जाएगा हमारा कैंटिलीवर मोमेंट। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पर, अब यहाँ पर जो इसका कंटिन्यूअस स्लैब का बिहेवियर है, तो यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट जो होगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्रेम एक्शन द मैक्सिमम मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द स्पान एंड एट द एंड ऑफ द स्पान। अगर हम एंड पर देखें तो फिक्स्ड एंड मोमेंट मिलेगा हमें, सो एट एंड मोमेंट क्या हो जाएगा, ये हमारा एंड पर फिक्स्ड एंड मोमेंट क्या होता है, WL²/12, तो इसे हम लिख सकते हैं। और इसका नेचर कैसा रहता है, नेगेटिव, सो नेगेटिव गामा h माइनस एच इंटू B² डिवाइडेड बाय 12। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कहाँ पर, सेंटर ऑफ स्पान, सेंटर ऑफ स्पान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कैसा मिलेगा हमें, पॉजिटिव गामा h माइनस एच इंटू L²/16। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं। ठीक है। तो चलिए इसको इन शॉर्ट अगर हम समझना चाहें तो कैसा होगा, जो लॉन्ग वॉल होगी वो थ्रू आउट द हाइट कैसा एक्ट करेगी, लाइक कैंटिलीवर, और उसके साथ साथ वहाँ पर क्या एक्ट कर रहा होगा, हुप टेंशन एक्ट कर रहा होगा। शॉर्ट वॉल की बात करें तो शॉर्ट वॉल 1/4 यानी h/4 हाइट तक या 1 मीटर हाइट तक कैसे एक्ट कर रही है, लाइक कैंटिलीवर, और उसके ऊपर का जो पोर्शन है वो कैसा एक्ट कर रहा है, कंटिन्यूअस स्लैब। अब कंटिन्यूअस स्लैब है तो यहाँ पर हमें फिक्स्ड एंड मूवमेंट भी मिलेगा और मोमेंट एट सेंटर मिलेगा। तो एंड मोमेंट हमें मिला गामा h माइनस एच इंटू B²/12, और हमें जो सेंटर ऑफ द स्पान जो मोमेंट मिला उसकी वैल्यू ये रहेगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस टैंक को डिज़ाइन कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस मोमेंट्स। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के थ्रू इसको और समझते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ साइज 2 मीटर बाय 5 मीटर बाय 3 मीटर resting on the ground using M25 concrete and Fe415 steel, use approximate method। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं। सो फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए पहले देखते हैं हमारा गिवन डेटा। तो यहाँ हमें दिया है लेंथ ऑफ द टैंक कितनी है 5 मीटर, विड्थ ऑफ द टैंक कितनी दी गई है 2 मीटर, और हाइट ऑफ द टैंक की बात करें तो 3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट।
यहाँ पर हमें ये डिफरेंट टैंक के डायमेंशन दिए गए हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कंक्रीट का ग्रेड क्या है, M25, और स्टील का ग्रेड क्या है, Fe415 या HYSD बार। चलिए, तो इससे पहले हमें क्या करना रहता है, जब भी हम टैंक सॉल्व के क्वेश्चंस देखते हैं तो उसमें हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, वो होते हैं हमारे डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स। सो डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स फर्स्ट हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स है। डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स, डिज़ाइन कॉन्स्टेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले हम परमिसिबल स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड आउट कर लें फ्रॉम द कोड। ठीक है, तो यहाँ पर 4M25 ग्रेड सिग्मा CBC की वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ पर 8.5 न्यूटन पर mm²। सिमिलरली 4Fe415 ग्रेड के लिए क्या हो जाता है, सिग्मा ST की वैल्यू हो जाती है हमारी 130 न्यूटन पर mm²। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सो मॉड्यूलर रेशियो M इज इक्वल्स टू क्या होता है, 280/3 सिग्मा CBC। ओके, सो 280 डिवाइडेड बाय 3, सिग्मा CBC की वैल्यू 8.5, तो यहाँ से हमारा मॉड्यूलर रेशियो निकल कर आया जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी हो गई, हमने ले ली 11। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इट मीन्स न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ। ठीक है, जिसे हम किससे निकालते हैं, न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ का फैक्टर जो होता है उसे हम के। ठीक है, तो K इज इक्वल्स टू M सिग्मा CBC डिवाइडेड बाय M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। यहाँ से हम देखते हैं M की वैल्यू कितनी थी 11, सिग्मा सिर्फ CBC 8.5, 11 मल्टीप्लाई बाय 8.5 और प्लस में 130। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनल वैल्यू जो हमारी निकल कर आती है वो कितनी हो जाती है 0.42। किसकी वैल्यू हो गई, K की वैल्यू हो गई। अब लीवर आर्म, लीवर आर्म, लीवर आर्म मीन्स J। ठीक है, सो J क्या होता है हमारा 1 - K/3। सो 1 - 0.42/3, इसको हम लिख सकते हैं क्या 0.87। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें R, ठीक है, ये क्या है, लिमिटिंग मोमेंट कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है हाफ सिग्मा CBC इंटू K इंटू J। सो हाफ सिग्मा CBC कितना है 8.5 मल्टीप्लाई बाय K की वैल्यू 0.42 मल्टीप्लाई बाय J 0.87। सो यहाँ से हमें R की वैल्यू मिल गई, R कितना हमारा निकल के आ रहा है 1.5। ठीक है, तो ये हमने इतने क्या कर लिए, कॉन्स्टेंट्स कैलकुलेट कर लिए जो हमें आगे डिज़ाइन में काम आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, फर्स्ट हम चेक करते हैं L/B रेशियो। ठीक है, सो L/B का रेशियो देखते हैं हम। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि टैंक का नेचर या बिहेवियर कैसा रहेगा, स्ट्रक्चरल बिहेवियर। सो यहाँ पर हमारे जो लेंथ दी गई है, लेंथ कितनी है उसके रिस्पेक्ट में हम देख लेते हैं 5 और डिवाइडेड बाय 2, ये हमारा क्या है L/B। तो ये हम देखें तो ये कितना आ रहा है 2.5 विच इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर एक कंडीशन कि लॉन्ग वॉल एक्ट as cantilever
कैंटिलीवर, ठीक है, एंड शॉर्ट वॉल act as continuous slab above the 1 meter or h/4 हाइट, ठीक है, इससे ऊपर हाइट पर ये एक्ट करे। तो फर्स्ट हम निकाल लेते हैं h/4। तो h/4 की अगर हम बात करें और हम चेक करते हैं h/4, तो देखिए हमें टैंक की हाइट कितनी दी गई है, 3/4, ठीक है, 3 मीटर दी है। तो 3/4 अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है, 0.75। अब 0.75 ये क्या है, और 1 मीटर, तो हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 1 मीटर, ठीक है, कौन सा लेंगे, 1 मीटर। इन दोनों में से जो भी वैल्यू आएगी वो हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं, मिनिमम हमें 1 मीटर लेना है, और यहाँ पर मिनिमम हमने 1 मीटर सेलेक्ट कर लिया। तो अप टू द 1 मीटर हाइट जो होगा उसके बाद ही हम देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में पहले हम क्या कर ले, लॉन्ग वॉल को डिज़ाइन कर ले। सो डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल। अब लॉन्ग वॉल की अगर हम बात करें डिज़ाइन की, डिज़ाइन ऑफ लॉन्ग वॉल, तो लॉन्ग वॉल किस तरह से एक्ट कर रही है, ठीक है, कैंटिलीवर एक्ट कर रही है थ्रू आउट द हाइट, ठीक है। सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट दी बेस वॉल। अगर हम बेस वॉल की बात करें, बेस ऑफ वॉल, सो ये वैल्यू क्या होती है, कैंटिलीवर मोमेंट की वैल्यू। सो ये हो जाती है हमारी हाफ गामा h इंटू h/3, जिसको हम बोलते हैं 1/6 गामा h3। तो चलिए इसमें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गामा की वैल्यू 10, h की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, इस केस में हमें 3³ डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ पर वैल्यू आई 45 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब इस मोमेंट के रिस्पेक्ट में हम क्या देख लेते हैं कि रिक्वायर्ड थिकनेस कितनी थिकनेस हमें रिक्वायर्ड है। सो रिक्वायर्ड थिकनेस, ठीक है, d, ये क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ m अपॉन यहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, फैक्टर यूज़ करते हैं RB। सो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m की वैल्यू हो जाएगी 45 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 डिवाइडेड बाय r की वैल्यू हमने कांस्टेंट ये निकाला था 1.5, और 1 मीटर स्पान के लिए b की वैल्यू 1000। तो इस केस में हमारी जो थिकनेस निकल कर आती है वो आती है 174 mm, ठीक है। तो यहाँ पर हम टोटल जो प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग 230 mm ओवरऑल, इट मीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा d क्या हो जाएगा, d माइनस डी डैश। तो इस केस में हम d डैश कितना ले रहे हैं, 40 mm। सो 230
-40 mm। तो यहाँ से हमारी इफ़ेक्टिव डेप्थ कितनी निकल कर आती है, इफ़ेक्टिव थिकनेस 230 - 40 इज 190 mm विच इज़ ग्रेटर देन 174। ठीक है, तो ये ओके, ये हमने प्रोवाइड कर दी है। अब इस 230 mm के लिए थिकनेस के लिए या इस 190 mm थिकनेस के लिए हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, तो देखिए एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, यहाँ पर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ स्टील हम देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, m अपॉन सिग्मा JD। चलिए यहाँ पुट कर देते हैं, m की वैल्यू कितनी आई थी 45 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6 फॉर न्यूटन mm। ठीक है, सिग्मा ST 130, J की वैल्यू कितनी आई थी 0.87 और D अभी हमने कैलकुलेट करा 190 mm। सो यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील हमारा निकल कर आया क्या, AST 2095 mm²। ठीक, सो यूजिंग 20 mm डाया बार। ठीक है, स्पेसिंग क्या हो जाएगी हमारी, स्पेसिंग को हम लिख सकते हैं A5 अपॉन में AST इंटू 1000। यहाँ से आप कैलकुलेट कर ले, π/4 इंटू 20² डिवाइडेड बाय 2095 मल्टीप्लाई बाय 1000, कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। तो हमने इसको अप्रॉक्स कर लिया। ठीक है, 149 mm। सो प्रोवाइडिंग 20 mm डाया बार एट द रेट ऑफ 140 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। ठीक है, और ये हम प्रोवाइड क्या करेंगे, 8 इनर फेस। ठीक है स्टूडेंट, सो कर्टेलमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, बार कैन बी curtailed near the top। उसका रीज़न क्या है, नियर दी टॉप हम क्या के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें नियर दी टॉप अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। सो उस बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इन रेनफोर्समेंट को क्या कर सकते हैं, कर्टेल कर सकते हैं। चलिए, इसी तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर जो लॉन्ग वॉल है उसमें क्या एक्ट करेगा, डायरेक्ट टेंशन। ठीक है, सो डायरेक्ट टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट टेंशन इन लॉन्ग वॉल। ठीक है, डायरेक्ट टेंशन की वैल्यू लॉन्ग वॉल के रिस्पेक्ट में। सो यहाँ पर अगर हम लॉन्ग वॉल के रिस्पेक्ट में देखें तो ये हो गया हमारा T। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको किसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको हम बोल सकते हैं गामा H माइनस H, ठीक है, इंटू P/2, क्योंकि ये क्या है अबाउट दी। हम देखेंगे तो यहाँ पर हमने
कैलकुलेट करिए। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं, इस वैल्यू को, ये कितनी आ रही है। तो देखिए इस केस में हमने क्या करा था, यहाँ पर हम उसे कितना ले रहे थे, मैक्सिमम हम 1 मीटर ले रहे थे, 1 मीटर ले सकते थे। तो यहाँ पर हमने h/4 डिस्टेंस देखी, h/4 डिस्टेंस वो कितनी आई थी, h/4 विच इज़ 0.75। तो उसके रिस्पेक्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं tan, टोटल कितना है 3 माइनस 0.75 मल्टीप्लाई बाय b कितना है यहाँ पर हमारा, b है यहाँ पर हमारा 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी हो गई है 2। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा डायरेक्ट टेंशन जो हमने कैलकुलेट करा है लॉन्ग वॉल के लिए, इसकी वैल्यू कितनी आती है, इसकी वैल्यू हो गई हमारी 22.5 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इस डायरेक्ट टेंशन के लिए अगर हम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड देखेंगे, सो एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड, ये क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट टेंशन के लिए T/σ/ST। T की वैल्यू 22.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ फॉर न्यूटन, सिग्मा ST 130। सो यहाँ पर हमें वैल्यू मिलती है कितनी, 174 mm²। बट मिनिमम जो है AST मिनिमम अगर हम चेक करें, सो AST मिनिमम इज 0.35% ऑफ एक्स सेक्शनल एरिया। सो 0.35 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय ओवरऑल कितनी है डेप्थ 230 थिकनेस और 1 मीटर स्पान। तो यहाँ पर हमने ये जो कैलकुलेट करी मिनिमम के लिए वैल्यू निकाले, तो ये कितनी आई है 805 mm² विच इज़ वेरी एज कंपेयर टू 174। ठीक है, तो हम यूज़ कौन सा करेंगे, ये 805 को यूज़ करेंगे रेनफोर्समेंट के लिए। सो तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आया है 805 डिवाइडेड बाय 2 फॉर ईच फेस। दोनों फेस पर हम इसको डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 402.5 mm²। सो using 10 mm डाया बार, सो स्पेसिंग कितनी हो जाएगी A5/AST इंटू 1000। A5 कितना होता है 78.5 किसके लिए 10 mm बार के लिए। AST कितना आया है 402.5 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो यहाँ पर हमें स्पेसिंग की वैल्यू मिल जाती है कितनी 195 mm। सो हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं, प्रोवाइडिंग 10 mm dia bar at the rate of 190 mm center to center at each face। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा कि हमारा लॉन्ग वॉल हमने डिज़ाइन करा किसके लिए, कैंटिलीवर मोमेंट प्लस डायरेक्ट टेंशन के लिए, और उसके लिए हमने रेनफोर्समेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करा। सिमिलरली हम क्या करेंगे इसको फॉर डिज़ाइन ऑफ शॉर्ट वॉल। सो नेक्स्ट इज
design of short wall। अब शॉर्ट वॉल के डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो जो हमारा शॉर्ट वॉल है वो कैसे एक्ट करता है? एक्ट एज अ हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूअस स्लैब, ठीक है, सपोर्टेड ऑन लॉन्ग वॉल। एक्ट एज कंटिन्यूअस स्लैब सपोर्टेड ऑन लॉन्ग वॉल, जो लॉन्ग वॉल पर सपोर्ट कर रही है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी? हॉरिजॉन्टल प्रेशर, सो पहले हम निकाल लेते हैं हॉरिजॉन्टल प्रेशर। हॉरिजॉन्टल प्रेशर क्या कर रहा है? सो हॉरिजॉन्टल प्रेशर, हॉरिजॉन्टल प्रेशर हम यहाँ पर देखें P, सो P क्या हो जाएगा हमारा? गामा H माइनस H, इसे हम लिख सकते हैं। सो गामा की वैल्यू 10, H की वैल्यू कितनी है? टोटल 3, और ये कैंटिलीवर हाइट कितनी होगी? 0.75। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली 22.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें क्या चाहिए? सेंटर टू सेंटर लेंथ ऑफ वॉल की अगर हम बात करें, सेंटर टू सेंटर लेंथ, तो देखिए बोथ साइड हमारी थिकनेस कितनी है? 230, और इधर भी थिकनेस कितनी है? 230। अब हमें इसके सेंटर से सेंटर तक की चाहिए, और इंटरनल हमें कितनी दी गई है? 2, तो इसको हम निकाल लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0.23/2 प्लस 0.23/2, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.230 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। सो अब इसके लिए अगर हम देखें, इस हॉरिजॉन्टल प्रेशर के थ्रू जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा वो हमें कहाँ पर मिलेगा? एट कॉर्नर एंड एट सेंटर। सो फर्स्ट हम देखते हैं बेंडिंग मोमेंट एट कॉर्नर। कॉर्नर पर अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। इसको हम लिख सकते हैं PL²/12। सो P की वैल्यू कितनी थी? 22.5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ हमने निकाली 2.23 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली 9.32 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली हम कहाँ पर निकाल सकते हैं? बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर। सो बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर स्पान, यहाँ पर भी ये सेम हो जाएगा। सेंटर पे कितना मिलेगा हमें? यहाँ सेंटर पे पॉजिटिव मिलेगा, तो उसको हम लिख सकते हैं PL²/16। सो PL²/16 की वैल्यू क्या हो जाएगी? और ये कैसा रहेगा? पॉजिटिव। P की वैल्यू कितनी है? 22.5, लेंथ 2.23 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। सो यहाँ पर हमें वैल्यू मिली है कितनी? पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट 7 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और यहाँ पर इस वॉल के ऊपर जो डायरेक्ट टेंशन अप्लाई होगा, उस डायरेक्ट टेंशन की अगर हम वैल्यू लिखें तो डायरेक्ट टेंशन गामा H माइनस H इंटू 1। So gamma 10, H is 3 minus 0.75 multiply by 1, so is 22.5 किलो न्यूटन।
सो इसके लिए हमने बेंडिंग मोमेंट देखा, कॉर्नर पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डिफरेंट है और सेंटर स्पान पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू डिफरेंट है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए रेनफोर्समेंट भी जो है हमें दोनों लोकेशन पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो हम फर्स्ट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एरिया ऑफ स्टील एट कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पर जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट मिला है उसके लिए हम एरिया ऑफ स्टील देख लेते हैं। सो इस केस में एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर क्या हो जाएगा, AST, इसको हम लिख सकते हैं M अपॉन सिग्मा ST इंटू J इंटू D, वेर M इज 9.32 इंटू 10⁶ 4 न्यूटन mm, सिग्मा ST 130, J की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 0.87 एंड D इज़ 190 mm इफेक्टिव। सो यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील निकल कर आता है कितना, इसको हम बोल सकते हैं AST1 विच इज़ 434 mm²। ठीक है, प्लस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइड करना पड़ेगा डायरेक्ट टेंशन के लिए, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर टेंशन यानी डायरेक्ट टेंशन T के लिए, तो ये क्या हो जाता है T अपॉन सिग्मा ST, से हम बोल सकते हैं AST2। सो T की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, अभी हमने कैलकुलेट करी है, T इज़ 22.5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 130। सो यहाँ से एरिया ऑफ स्टील 2 निकल कर आया कितना, 174 mm²। टोटल हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्टील। सो एरिया ऑफ स्टील क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्टील 1 प्लस एरिया ऑफ स्टील 2। सो 434 प्लस में 174, यहाँ पर ये टोटल एरिया ऑफ स्टील हमें कितना मिल जाता है 608 mm²। और AST मिनिमम हमारा कितना कैलकुलेट करा था हमने इस सेक्शन के लिए, वो आया था हमारा 805 mm²। तो देखिए ये लेस देन है AST मिनिमम से, तो इट मीन्स हम यहाँ पर कौन सा प्रोवाइड करेंगे, मिनिमम एरिया ऑफ स्टील ही प्रोवाइड करेंगे। सो providing 12 mm dia bar at the rate of 130 mm center to center distance at corner। ठीक है, और ये कौन से पर होगा, इनर फेस पर, जिसे हम बोलते हैं लिक्विड रिटेनिंग फेस। ठीक है, और सेम रेनफोर्समेंट को हम क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं एट दी मिड स्पान। अब उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो अभी हम कौन सी वॉल डिज़ाइन कर रहे हैं, शॉर्ट वॉल। तो शॉर्ट वॉल में क्या करा था, यहाँ पर डिज़ाइन फॉर H/4 डिस्टेंस फ्रॉम बेस। बेस से H/4 डिस्टेंस पर हमने इसे क्या करना है, डिज़ाइन करना है, क्योंकि यहाँ पर ये भी कैसे एक्ट करती है, एज अ कैंटिलीवर। ठीक है, सो यहाँ पर हमें बेंडिंग मोमेंट क्या मिल जाएगा, कौन सा वाला, कैंटिलीवर बेंडिंग मोमेंट। तो इसे हम लिख सकते हैं हाफ गामा H इंटू H/3। सो हाफ गामा की वैल्यू 10, H टोटल 3, और ये हमारी हाइट कितनी निकली थी 0.75 मल्टीप्लाई बाय 0.75 बाय
3। सो यहाँ से ये मोमेंट निकल कर आया 2.82 किलो न्यूटन मीटर। इसके लिए एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर, इसको हम लिख सकते हैं m अपॉन सिग्मा एस टी जे डी। एम की वैल्यू कितनी आई है? 2.82 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 130 डिवाइडेड बाय 0.87 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? डी की वैल्यू हो गई हमारी 190। सो यहाँ पर ए एस टी हमें रिक्वायर्ड कितना मिलता है स्टूडेंट? 132 mm square, which is very less than AST minimum। मिनिमम कितना था? 805 mm स्क्वायर। तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा? मिनिमम वाला ही प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो प्रोवाइडिंग on both faces as 12 mm diameter at the rate of 260 mm center to center distance। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम बात करें किसके लिए? डिजाइन ऑफ बेस स्लैब। सो यहाँ पर बेस स्लैब कैसे है? बेस स्लैब रेस्ट ऑन ग्राउंड। सो इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? नॉमिनल थिकनेस वो कितनी होती है हमारी? 150 mm। ठीक है। एंड मिनिमम एरिया ऑफ स्टील ये कितना हो जाता है स्टूडेंट? एस टी मिनिमम 0.35% ऑफ 150 इंटू 1000। ठीक है। तो ये एरिया ऑफ स्टील हम क्या करेंगे? प्रोवाइड कर देंगे बेस स्लैब के अंदर, और उसके रिस्पेक्ट में हम उसकी स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके लिए रेनफोर्समेंट डिटेलिंग की हम बात करें तो हमने यहाँ पर डिफरेंट रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा है। फर्स्ट वन हमने यहाँ पर थिकनेस कितनी ली है? 230 mm वॉल थिकनेस, 230 mm। बेस स्लैब की थिकनेस की बात करें तो यहाँ हमने इसको कितना प्रोवाइड किया है? 150 mm। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसके लिए, जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये हमारी शॉर्ट वॉल है, कौन सी वाली वॉल है ये? ठीक है, सेक्शन ऑफ शॉर्ट वॉल, ये हो गया हमारा शॉर्ट वॉल के लिए। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ देख कर। तो यहाँ पर देखिए हमने मेन बार प्रोवाइड करा है, इस मेन बार के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो देखिए ये स्पेसिंग हमने कितनी प्रोवाइड करी थी? ये हमने प्रोवाइड करा था 12 mm डाया शॉर्ट वॉल के लिए एट द रेट ऑफ 260 mm सेंटर टू सेंटर बोथ फेसेस पर। ठीक है, ऊपर वाली हाइट के लिए। और यही रेनफोर्समेंट हमने नीचे अप टू 1 मीटर जो हमने लिया था, सॉरी h/4 यानी 0.75 मीटर तक, ये कितना प्रोवाइड करा था हमने? 12 mm डाया एट द रेट ऑफ 130 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक,
बेस स्लैब की बात करें तो बेस स्लैब में हमने टोटल रेनफोर्समेंट जो है हमने कैलकुलेटेड करा था। ठीक है, तो ये किसके लिए हो गया, शॉर्ट वॉल के लिए। सिमिलरली आप काय के लिए कर सकते हो, लॉन्ग वॉल का सेक्शन कट करके लिए उसको ड्रॉ कर सकते हो। सो अगर आपको इसके रेनफोर्समेंट डिटेलिंग के अंदर कोई दिक्कत हो, ठीक है, और आपसे को अगर ये रेनफोर्समेंट डिटेलिंग समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, हम इसे नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर देखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।